सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन प्लेनेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन और टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है एजुकेशन प्लेनेट नौहर चैनल पर। और आज हम पर्यावरण विषय कक्षा 5 पाठ 14 खाने से पचने तक इस पाठ का हम अध्ययन करेंगे। तो प्रारंभ में जो इस पाठ का सारांश है उसकी बात करेंगे। यह पाठ भोजन से संबंधित है, यानी जो कुछ हम खाते हैं वो मुंह में हमने डाला और उसके बाद में हमने उसको चबाया, फिर पचने तक कैसे कैसे ये प्रक्रिया में गुजरता है इसकी हम बात करेंगे। भोजन को धीरे धीरे अच्छी तरह चबाकर खाना चाहिए, इससे भोजन चिकना व पेस्ट की तरह बन जाता है। ऐसे भोजन को पचाना आसान हो जाता है और मुंह से चबाया हुआ भोजन आमाशय में पहुंचता है और जहां से यह छोटी आंत में होते हुए बड़ी आंत में आता है। भोजन करने से हमें ऊर्जा मिलती है। यदि हम भोजन न करें तो कमजोरी महसूस होने लगती है और तुरंत कमजोरी दूर करने के लिए ग्लूकोज की ड्रिप चढ़ाई जाती है। आपने देखा होगा, यदि आपके घर में कोई किसी का स्वास्थ्य खराब हुआ है या आपने कहीं हॉस्पिटल में किसी को देखा होगा कि व्यक्ति लेटा हुआ रहता है और एक बोतल ऊपर लटकती रहती है, तो ये ग्लूकोज की ड्रिप चढ़ाई जाती है। भोजन में हरी सब्जी व फल अवश्य लेने चाहिए। शरीर में जब खून की कमी हो जाती है तो उसको एनीमिया कहते हैं। शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज बहुत जरूरी है। कृमि नियंत्रण से बालकों को शारीरिक व मानसिक शक्ति मिलती है तथा वे बीमार कम पड़ते हैं और पेट में पनपने वाले कीड़ों को कृमि कहते हैं। ये था पाठ का सारांश और अब इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। खाने से पचने तक। विद्यालय में मध्याह्न भोजन के दौरान रजत जल्दी जल्दी बिना चबाए भोजन कर रहा था। कैसे कर रहा था? रजत भोजन कर रहा था, जल्दी जल्दी और बिना चबाए भोजन कर रहा था, यानी भोजन निगल रहा था। जबकि नेहल आराम से चबा चबा कर खा रही थी। नेहल ने रजत को टोकते हुए उसे चबा चबा कर खाने के लिए कहा। रजत ने जब कारण पूछा तो नेहल ने बताया कि कल जब मैं उबला हुआ आलू खा रही थी तो माँ ने कहा कि धीरे धीरे चबा कर खाओ, इससे तुम्हें अच्छा लगेगा। तब मैंने आलू को चबा चबा कर खाया तो अब पहले से ज़्यादा मीठा लगा और आसानी से गले से उतर गया। पास ही जो शिक्षक खड़े थे उन्होंने बताया कि भोजन को धीरे धीरे अच्छी तरह चबाने पर लार भोजन के साथ मिल जाती है, जो भोजन को चिकना व पेस्ट की तरह लसलसा बना देती है और मुंह में बनने वाली यह लार भोजन में मौजूद स्टार्च को ग्लूकोज में बदल देती है और इसी ग्लूकोज से भोजन मीठा लगने लगता है और मुंह से ही भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। यानी हमें भोजन को धीरे धीरे चबा चबा कर खाना चाहिए और ऐसे चबा कर खाने से जो मुंह की लार है वो उस भोजन के साथ में मिल जाती है और भोजन में जो स्टार्च होता है उसको ग्लूकोज में बदल देती है और ग्लूकोज मीठा होता है। इस कारण से हमें ग्लूकोज से भोजन मीठा लगने लगता है और मुंह से ही भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। अब आप सोचिए और बताइए, हमें भोजन करते समय रोटी के कोर छोटे छोटे ही क्यों लेने चाहिए? इसका उत्तर होगा, हमें भोजन करते समय रोटी के कोर यानी जो रोटी का टुकड़ा हम तोड़ते हैं, रोटी के कोर छोटे छोटे लेने चाहिए जिससे कि रोटी को आसानी से चबा चबा कर खा सकें। यदि रोटी का टुकड़ा बड़ा होगा तो हम उसे ठीक प्रकार से चबा नहीं सकेंगे। प्रश्न नंबर दूसरा, इसमें भोजन को चबाना क्यों आवश्यक है? भोजन को चबाने से वह आसानी से गले में उतर जाता है,
तथा उसमें एक विशेष प्रकार की लार मिल जाती है जिससे भोजन आसानी से पच जाता है। अब आप देखिए हमारे शरीर में भोजन का क्या होता है। ध्यान से देखिए, ये बड़ी ही आपके लिए विशेष जानकारी है। देखिए यहाँ हमने भोजन को मुंह में डाला। कहाँ पे? यहाँ, ये मुंह है, यहाँ हमने भोजन को डाला और यहाँ से यह है मुंह से होता हुआ और ये जो भोजन नली है इसके द्वारा ये यहाँ तक आ गया और यहाँ तक आने के बाद में फिर ये आमाशय में आ गया। ये आमाशय है और आमाशय के बाद में ये छोटी आंत में और फिर बड़ी आंत में जाता है। इस प्रकार से भोजन शरीर के अंदर पहुँचता है और उसका पाचन होता है। अब यदि हम इसको जल्दी जल्दी निगल लेंगे बिना चबाए तो क्या होगा? जो काम दांत को करना चाहिए था वह दांत का काम आंत को करना पड़ेगा, तो आंत के लिए ज़्यादा काम हो जाएगा और भोजन के पचने में परेशानी होगी। इसलिए चबा चबा कर भोजन हमें धीरे धीरे करना चाहिए। अब ये जो सारी चीज़ें मिल जाएगी ना इसमें, मुंह और ये भोजन नली, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, इन सब को मिलाकर हम कहते हैं पाचन तंत्र। यानी मुंह, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सारे अंग मिलकर पाचन तंत्र बनाते हैं। चलिए, मुंह में रखा भोजन दांतों द्वारा चबाया जाता है, फिर यह ग्रसिका से होता हुआ, सबसे पहले मुंह में भोजन रखा वो दांतों ने चबाया, फिर ग्रसिका से होता हुआ ये आमाशय में पहुंचता है, जहाँ से यह छोटी आंत से बड़ी आंत में जाता है। आमाशय व आंत में पाचक रसों द्वारा भोजन पचाया जाता है और अपचित भोजन मलाशय में एकत्रित होता है जिसे बाहर त्याग दिया जाता है। तो इस प्रकार से भोजन की ये पूरी प्रक्रिया होती है। अब जो ऊपर आपने चित्र देखा उसमें पाचन तंत्र के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? तो हमने जो चित्र देखा उसमें है मुंह, ग्रसिका, आमाशय तथा आंत, ये पाचन तंत्र के प्रमुख अंग हैं। आंत दो होती है, छोटी आंत और बड़ी आंत। दूसरा प्रश्न है, मुंह में रखा भोजन आमाशय तक पहुँचते पहुँचते कैसा हो जाता है? तो ये जो भोजन मुंह में रखेंगे वो आमाशय तक पहुँचते पहुँचते चिकना व पेस्ट की तरह लसलसा हो जाता है। अब आगे देखिए आप, क्या आपने किसी को यह कहते हुए सुना है कि मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं? इस कथन का क्या आशय है? वास्तव में किसी के पेट में चूहे नहीं कूद रहे होते, लेकिन यह एक कहावत है कि मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। इस कथन का आशय होगा कि भूख बहुत अधिक लग रही है, बहुत तेज़, बहुत ज़ोर से भूख लगे, उसे कहते हैं मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। तो इसका उत्तर आप दोगे, इस कथन का आशय है कि भूख बहुत अधिक लग रही है। दूसरा, आपको भूख का एहसास कब कब होता है? जब खाया हुआ भोजन पच जाता है तथा उससे ऊर्जा मिलना बंद हो जाती है, तब हमें भूख का एहसास होने लगता है। तीसरा प्रश्न है, अगर आपको एक दिन खाना नहीं मिले तो क्या होगा? अगर आपको एक दिन खाना नहीं मिले तो कमजोरी महसूस होने लगती है। और चौथा प्रश्न है, बीमार होने पर ग्लूकोज पानी में घोलकर क्यों दिया जाता है? इसका उत्तर होगा, बीमार होने पर तुरंत ऊर्जा देने के लिए ग्लूकोज को पानी में घोलकर दिया जाता है। अब ग्लूकोज से तुरंत ही ऊर्जा मिलती है। जब हमें भोजन किए हुए 4 से 5 घंटे हो जाते हैं तो भूख लगने लग जाती है, क्योंकि हमारे द्वारा खाया हुआ भोजन पच जाता है और भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है। यदि हम पूरे दिन खाना नहीं खाते तो कमजोरी महसूस होने लगती है। रजत एक बार बीमार होने पर अस्पताल गया, वहाँ पर देखा कि बेड पर सो रहे बीमार व्यक्ति के हाथ में एक नली लगी हुई है, पास ही एक प्लास्टिक की बोतल में पानी जैसा पदार्थ भरा है। यह बोतल नली के साथ जुड़ी हुई है। यह देखकर रजत ने डॉक्टर से पूछा, ये क्या है?
तो डॉक्टर साहब ने बताया कि इन्हें कमजोरी आ गई है, अतः तुरंत ऊर्जा देने के लिए ग्लूकोज चढ़ाई जा रही है। फिर देखिए, ये अस्पताल का दृश्य है और यहाँ पर ये मरीज़ लेटा हुआ है और ये बोतल जिसमें ग्लूकोज भरा हुआ है और एक नली के द्वारा इसके हाथ में, मरीज़ के हाथ में इसको लगाया जाता है। तो बीमार व्यक्ति को इस प्रकार से तुरंत ही ऊर्जा देने के लिए ग्लूकोज चढ़ाया जाता है। अब खाने में आयरन। एक दिन कक्षा में शिक्षक पढ़ा रहे थे, मीरा का मन नहीं लग रहा था। उसको कमजोरी महसूस हो रही थी, उसको श्वास लेने में परेशानी हो रही थी, बार बार होठों पर जीभ फिरा रही थी। मीरा को ऐसा करते देख शिक्षक उसके पास गए वे उसके स्वास्थ्य के बारे में बातचीत की। ऐसा कब से हो रहा है? मीरा ने बताया कि 2-3 दिन पहले जब वे बीमार हुई तब से उसे खाना अच्छा नहीं लग रहा, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, नींद बराबर नहीं आती, काम करने पर जल्दी थक जाती हूँ। शिक्षक ने मीरा को डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने उसको जांचने के पश्चात लक्षणों के आधार पर खून की कमी बताई। अब डॉक्टर ने पूछा, मीरा आप खाने में क्या क्या खाती हो? मीरा ने जवाब दिया, रोटी, प्याज, नमकीन। तो डॉक्टर ने कहा, हरी सब्जी, खजूर, चने आदि नहीं खाती? मीरा बोली, नहीं डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर ने कहा, आपके शरीर में आयरन की कमी हो गई है। आयरन यानी लोहा, लोह तत्व की कमी हो गई है। भोजन में हरी सब्जियां, फल, गाजर आदि लो, अनार भी लो। मैं आपको आयरन की गोली दे रहा हूँ, 1 सप्ताह पश्चात पुनः दिखाना। मीरा, अरे ये गोलियां तो हमें स्कूल में भी देते हैं डॉक्टर, तो क्या आप गोली नहीं खाती हो? नहीं डॉक्टर साहब, मुझे अच्छी नहीं लगती, चक्कर आने लगते हैं और जी घबराता है। डॉक्टर, आपके शरीर में खून की कमी यानी एनीमिया हो गया है। तो खून की कमी वाला रोग का क्या नाम है? एनीमिया। इस आयरन की गोली को खाली पेट नहीं लेना चाहिए, इसे खाना खाने के आधे घंटे बाद लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, इस गोली का पूरा नाम बताइए। तो डॉक्टर ने बताया, इसे आयरन फोलिक एसिड, आयरन फोलिक एसिड या IFA कहते हैं। एक प्रश्न भी बन सकता है, आयरन की गोली का पूरा नाम बताइए, तो आप उत्तर लिखोगे आयरन फोलिक एसिड। यह स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, यह हमारे शरीर में खून बनाने में मदद करती है। मीरा, अच्छा, तभी हमें विद्यालय में हर सप्ताह इसे खाने के लिए देते हैं। लेकिन मैं नहीं खाती थी, आगे से खाया करूँगी। डॉक्टर, गोली के साथ साथ खाने पर भी ध्यान देना होगा। अनाज, दालें, तिल, हरी पत्तेदार सब्जियां, अखरोट, बादाम, अमरूद, मौसमी, खजूर, दाख, मछली, लीवर आदि में आयरन अधिक होता है। इसे अपने भोजन में शामिल करो, जिससे आयरन की कमी दूर हो सकेगी। इसके बाद यह गोली नहीं खानी पड़ेगी। अब आप बताइए, पूरा आपने इसको सुन लिया, पढ़ लिया। अब आप बताइए, मीरा को कमजोरी महसूस क्यों हो रही थी, या मीरा को कमजोरी क्यों महसूस हो रही थी? तो इसका उत्तर होगा, बिल्कुल ठीक बताया है, क्योंकि मीरा को एनीमिया नामक बीमारी हो गई थी। प्रश्न दूसरा, मीरा जैसे बीमारी के लक्षण आपने किस किस साथी में देखे? तो ऐसे लक्षण जो एनीमिया रोग से ग्रसित होते हैं उसमें सब में देखते हैं। इसका उत्तर आप ऐसे लिख सकते हो, मीरा जैसे बीमारी के लक्षण मैंने दीपक, नेहा, दीप्ति में देखे, या आप और कोई दूसरे नाम भी इसमें लिख सकते हैं। तीसरा, शरीर में आयरन की कमी न हो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसका उत्तर होगा, इसके लिए हमें आयरन की गोली के साथ साथ खाने पर भी ध्यान देना चाहिए। खाने में अनाज, दालें, हरी पत्तेदार सब्जियां, तिल, अखरोट, बादाम, अमरूद, खजूर आदि का प्रयोग करना चाहिए। इन सब चीज़ों का यदि हम प्रयोग करेंगे तो फिर हमारे शरीर में आयरन की कमी नहीं होगी। अब इसका अगला टॉपिक है खाद्य समूह व खाद्य पिरामिड। हम भोजन में बहुत सी चीज़ें खाते हैं, यहाँ कुछ की सूची दी जा रही है। मक्की, चने की दाल, मूंग की दाल, चावल, दलिया, बैंगन, दूध, दही, मटर, गाजर, आम, पपीता, सेव, पालक, भिंडी, पोहा, करेला, लौकी, पनीर, छाछ, मावा, अंडे, मांस, मछली, रोटी, ब्रेड आदि। आप चाहें तो इसमें और भी खाने की चीज़ें जोड़ सकते हैं।
आप जहाँ तक संभव हो सकता है आप इसमें ये अंडे, मांस, मछली इनसे आप बचने की कोशिश करें। जहाँ तक संभव हो सकता है आपको शाकाहारी भोजन करना चाहिए। दालों में बहुत प्रोटीन होता है, दूध में बहुत ताकत होती है। अब इस पाठ को आगे बढ़ाते हैं हम। अब दिए गए समूह में इन चीज़ों को बांटिए। हरी सब्जियां, दूध और इसके उत्पाद, फल, अनाज, दालें, मांस, अंडे आदि। तो इसको यदि हम बांटेंगे, अभी जो हमने पढ़ा था, तो देखिए हरी सब्जियां इसमें कौन कौन सी थी? बैंगन, मटर की फलियां, गाजर, पालक, भिंडी, करेला, लौकी। दूध और इसके उत्पाद यानी दूध और इससे बने हुए अन्य पदार्थ, उसको कहेंगे उत्पाद। तो दूध और इससे उत्पाद हो गए दूध, दही, पनीर, छाछ, मावा। फल इस सूची में थे आम, पपीता, सेब। अनाज और दालें इसमें था मक्की, चने की दाल, मूंग की दाल, चावल, दलिया, पोहा, रोटी, ब्रेड। और मांस अंडे में था अंडे, मांस और मछली। अब क्या खाएं व कितना खाएं? अब देखिए, एक ये पिरामिड के रूप में आपको इसमें समझाया गया है क्या खाएं और कितना खाएं। इसको कहा गया है खाद्य पिरामिड। तो इस प्रकार की जो रचना बनी होती है त्रिभुज की तरह, उसको कहा जाता है पिरामिड। और मिस्र में ऐसे बहुत से पिरामिड बने हुए हैं। इसी के आधार पे इस प्रकार की आकृति को पिरामिड कहा गया है। तो ये खाद्य पिरामिड है। इसमें बताया गया है कि सबसे ज़्यादा क्या खाना चाहिए, फिर खूब मात्रा में क्या खाना चाहिए, कम क्या खाना चाहिए और सीमित मात्रा में क्या खाना चाहिए। इसको घटती हुई मात्रा में बताया गया, यानी सबसे नीचे ये जो चौड़ी जगह है तो ये ज़्यादा खाना है, खूब खाना है, सर्वाधिक सबसे ज़्यादा खाना है। फिर उससे ऊपर थोड़ी जगह कम हो गई तो कुछ कम खाना है। फिर इससे ऊपर जगह कुछ और कम हो गई, फिर और कम खाना है। और ऊपर बिल्कुल कम जगह है तो ये इसको सबसे कम खाना है। इसको कहा गया है खाद्य पिरामिड। तो देखिए, रोटी, दालें, चावल, दलिया, खींच, पोहा, सूजी आदि इनको सर्वाधिक खाएं, खूब खा सकते हो आप पर्याप्त मात्रा में। और पालक, गोभी, टमाटर, गाजर, आलू आदि और सेब, केला, अंगूर, पपीता, नारंगी आदि इनको खूब खाएं। और सीमित खाएं यानी थोड़ी मात्रा में खाना है। दूध, दही, छाछ, पनीर, मक्खन आदि, मछली, मांस, मूंगफली आदि इनको सीमित मात्रा में खाएं। और कम खाना है घी, तेल और मीठा भोजन। आपको बड़ा अच्छा लगता है मीठा भोजन, लेकिन मीठा भोजन कम खाना चाहिए, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। चलिए अब हम पिरामिड से आगे बढ़ते हैं। इस खाद्य पिरामिड को देखें और जानें कि हमें क्या व कितना खाना चाहिए। इसकी हमने बात कर ली है। अब नीचे दिए गए पिरामिड को कॉपी में बनाकर आपके खाने की मात्रा के अनुसार सामग्री के इसमें नाम भरिए। तो इसमें हम नाम भरेंगे तो ऊपर जो पिरामिड था उसी के अनुसार इसमें नाम है। तो सर्वाधिक मात्रा में थोड़ा सा इसमें निशान लगाते हैं हम। तो सर्वाधिक मात्रा में यहाँ भरेंगे। तो यहाँ क्या भरेंगे? रोटी, दालें, चावल, दलिया, खींच, पोहा, सूजी आदि। और इसके बाद में अधिक मात्रा में खाने वाली सामग्री में यहाँ भरेंगे पालक, गोभी, टमाटर, गाजर, आलू आदि। फिर सेब, केला, अंगूर, पपीता, नारंगी आदि। फिर सीमित मात्रा में यहाँ भरेंगे हम दूध, दही, छाछ, पनीर, मक्खन आदि और मछली, अंडा, मांस, मूंगफली आदि। और कम मात्रा में जो खाना है वो हम यहाँ भरेंगे और यहाँ हम लिखेंगे घी, तेल एवं मीठा भोजन। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। कृमि नियंत्रण। पेट में पनपने वाले कीड़ों को कृमि कहते हैं। कुछ कीड़े पेट में पैदा हो जाते हैं, उन्हें कृमि कहा जाता है। इससे क्या होता है? बच्चों में खून की कमी हो जाती है, शारीरिक विकास कम हो जाता है। कृमि के अंडे मिट्टी में होते हैं जो बिना धुले हुए फल, सब्जी, अशुद्ध पानी, गंदे हाथ, बड़े नाखून, नंगे पैरों से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा कृमि नियंत्रण कार्यक्रम चलाया जा रहा है और इसके अंतर्गत बच्चों को एल्बेंडाजोल गोली दी जाती है जिससे कृमि नियंत्रण में मदद मिलती है। और नीचे दिए गए चित्रों में कृमि संक्रमण से बचाव के तरीके दर्शाए गए हैं। देखिए, ये जो कृमि हैं वो
जाएंगे कैसे? बिना धुले हुए फल से, इसलिए फलों को अच्छी तरह से धोकर खाना चाहिए। या सब्जी है उसको भी अच्छी तरह से धोना चाहिए। अशुद्ध पानी, इसलिए पानी साफ़ सुथरा स्वच्छ पीना चाहिए। गंदे हाथ, गंदे हाथों से कोई सामग्री नहीं खानी चाहिए, हाथों को साबुन से अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। बड़े नाखून, इसके लिए नाखूनों को छोटा रखना चाहिए। और नंगे पैरों से, तो नंगे पैरों से यदि हम आप धूप में या घास में चलते हैं तब नंगे पैर रह सकते हैं, लेकिन उसके बाद में पैरों को अच्छी प्रकार से धोइए, और नहीं तो पैरों में चप्पल या जूते पहन के रखिए। और एक इसमें प्रश्न ये बन सकता है कि कृमि नियंत्रण के लिए कौन सी गोली दी जाती है? तो एल्बेंडाजोल ये गोली दी जाती है, आप इसमें नाम इसका याद रखेंगे। और फिर है चित्रों में कृमि संक्रमण से बचाव के तरीके दर्शाए गए हैं, तो देखिए बचाव के तरीके कौन से हैं? शौचालय स्वच्छ, शौचालय को रखिए स्वच्छ नंबर, और यहाँ हाथ धोइए और अपने आप को साफ़ सुथरा रखिए, नंगे पाँव नहीं रहिए ताकि इसमें नहीं हो। और ये नाखूनों को बड़ा नहीं रखना, काटना, अपने आप को साफ़ सुथरा रखना, और पानी को स्वच्छ रूप से उपयोग में लेना। पानी यानी गंदा पानी उपयोग में नहीं लेना। अब ऊपर के चित्र में देखकर कक्षा में चर्चा कीजिए कि हमें ऐसा क्यों कहा गया है कि स्वच्छ शौचालय का प्रयोग करें, जूते चप्पल अवश्य पहनें, शौच के बाद व खाने से पहले साबुन से हाथ अवश्य धोएं, साफ़ व शुद्ध पानी पिएं, सब्जियों व फलों को साफ़ व शुद्ध पानी से धोकर उपयोग करें, और नाखून कटे हुए रखें और साफ रखें। और इसके बाद में है कृमि नियंत्रण से लाभ। कृमि नियंत्रण से बालकों को शारीरिक व मानसिक शक्ति मिलती है, बीमार कम पड़ते हैं, जिससे उनका मन पढ़ाई में लगता है, बच्चों का विकास तेजी से होने में सहायता मिलती है। और इसके लिए हमें स्वच्छ शौचालय का प्रयोग करना चाहिए, और शौच जाने के बाद और खाना खाने से पहले साबुन से हाथ धोने चाहिए। हमेशा शुद्ध पानी का उपयोग करना चाहिए। सब्जियों एवं फलों को साफ और शुद्ध पानी से धोकर उपयोग में लेना चाहिए। हमें नाखून काटकर साफ रखने चाहिए। कृमि नियंत्रण के कारण बच्चे कम बीमार पड़ते हैं। अब इसे कुछ प्रश्न है, आपको इसका उत्तर देना है। सोचिए और बताइए। जो हमने अभी ऊपर पढ़ा है सारे उत्तर इसी में लिखे हुए हैं। पहला प्रश्न है, बच्चे बीमार कब होते हैं? सोचिए आप और इसका उत्तर दीजिए। बिल्कुल ठीक, इसका उत्तर होगा साफ सफाई पर ध्यान न देने, उचित खाना न मिलने, सब्जियों एवं फलों को धोकर उपयोग न करके, और शौच जाने के बाद और खाना खाने से पहले साबुन से हाथ न धोने आदि कारणों से बच्चे बीमार हो जाते हैं। किस कारण से बच्चों का विकास रुक जाता है? इसका उत्तर होगा बीमार होने तथा बच्चों के पेट में कृमि होने से बच्चों का विकास रुक जाता है। तीसरा, बच्चों का पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता? बीमार होने तथा बच्चों के पेट में कृमि होने के कारण बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता। और प्रश्न नंबर 4, कृमि नियंत्रण से बच्चों को क्या क्या लाभ होते हैं? तो कृमि नियंत्रण से बच्चों को निम्नलिखित लाभ होते हैं। पहला लाभ होता है बच्चे बीमार कम पड़ते हैं। दूसरा लाभ होता है बच्चों का विकास तेजी से होने में सहायता मिलती है। तीसरा लाभ होता है बच्चों को शारीरिक और मानसिक शक्ति मिलती है। और चौथा लाभ होता है बच्चों का मन पढ़ाई में लगता है। तो इस पाठ में हमने क्या सीखा अभी तक? भोजन को चबाकर खाने से उसका पाचन ठीक से होता है, और पाचन तंत्र के अंग मिलकर भोजन का पाचन करते हैं। और अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें अलग अलग समूह की चीज़ें आवश्यक मात्रा में भोजन में शामिल करनी चाहिए। अब आपने जान लिया, समझ लिया। अब आपको निम्न प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा। तैयार हो आप उत्तर देने के लिए? बिल्कुल, शाबाश, सब आप तैयार हो तो दीजिए। पहला प्रश्न है, एनीमिया हो जाने पर दी जाने वाली गोली का पूरा नाम बताइए। हमने बात की थी ना, आयरन की गोली दी जाती है, तो उसका पूरा नाम बताना है। एनीमिया हो जाने पर दी जाने वाली गोली का पूरा नाम। बिल्कुल ठीक, आप में से कईयों ने एकदम सही बताया है। उस गोली का पूरा नाम है आयरन फोलिक एसिड। प्रश्न नंबर 2, कृमि नियंत्रण के लिए कौन सी गोली लेंगे? सोचिए। बिल्कुल ठीक बताया है, कृमि नियंत्रण के लिए एल्बेंडाजोल गोली लेंगे।
और तीसरा, खून की कमी को पूरा करने के लिए भोजन में क्या क्या लेना चाहिए। ये भी सही बताया है। खून की कमी को पूरा करने के लिए भोजन में अनाज, दालें, तिल, हरी पत्तेदार सब्जियां, अखरोट, बादाम, अमरूद, मौसमी फल, खजूर, दाख इत्यादि लेने चाहिए। यदि कोई मांसाहारी है तो मछली का भी प्रयोग कर सकता है। पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो जो चित्र पहले था, ये हम पीछे इसमें चलेंगे पाचन तंत्र के चित्र के लिए। देखिए कितना पीछे हमें आना पड़ा है। पाचन तंत्र का चित्र, ये पाचन तंत्र का चित्र है। ये चित्र हमने को बनाना है। और नामांकित चित्र का मतलब होता है ये नाम लिखने चाहिए। लिखा पड़ा है ना, मुंह लिखा हुआ है, ग्रसिका लिखा हुआ है, अमास्या, आंत, ये इस प्रकार नाम लिखते हुए चित्र बनाना, उसे कहते हैं नामांकित चित्र बनाइए। तो इस प्रकार का सुंदर सा चित्र आप इसमें बना देना। और फिर प्रश्नों की ओर चलते हैं हम। ये हमारा प्रश्न था नामांकित चित्र बनाने का। इसके बाद वाला है, भोजन से में क्या क्या खाद्य सामग्री खानी चाहिए भोजन में, और खाद्य पिरामिड के द्वारा बताइए। तो एक बार फिर से हम ऊपर चलते हैं। ये जो खाद्य पिरामिड बनाया था ना हमने, ये आपको बनाना है। इस प्रकार का खाद्य पिरामिड बनाकर, और आपको ये सारी उसमें जो नाम लिखे हुए हैं वो नाम लिखने। तो फिर भोजन में हमें क्या क्या खाद्य सामग्री खानी चाहिए, खाद्य पिरामिड के द्वारा बताइए। इसका उत्तर में आप ये चित्र आप बना दीजिए और ये ठीक प्रकार से ऐसे नाम इसमें लिख दीजिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो अब हमारे प्रश्न भी पूरे हो गए हैं और पूरा पाठ भी समझ लिया। अब देखिए इस पाठ का एक सार बताया हुआ है। पालक, मेथी और हरा धनिया स्वस्थ बनाए और भगाए एनीमिया, यानी हमारा स्वास्थ्य अच्छा रखता है। और पालक, मेथी और हरा धनिया ये हमारे खून की कमी शरीर में नहीं होने दे देते हैं। इसका मतलब ये एनीमिया हमारे नहीं होने देंगे, या होगा तो एनीमिया को दूर कर देंगे। तो ये बहुत ही अच्छा उपयोगी पाठ था, और इसमें जो जो बातें आपने सीखी है उन सब को आपको याद रखना है और काम में भी लेना है। तो भोजन को अच्छी तरह से धीरे धीरे चबाकर खाना है। हाथों को शौच के बाद और भोजन से पहले साबुन से अच्छी प्रकार से धोना है। शौचालय को साफ रखना है। चप्पल पहनकर या जूते पहनकर ही इधर उधर जाना चाहिए। और पानी हमेशा साफ सुथरा और स्वच्छ शुद्ध पानी पीना चाहिए। नाखूनों को बड़ा नहीं करना चाहिए। इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे और अच्छा भोजन करेंगे, जिसमें खाद्य पिरामिड के हिसाब से जो सामग्री बताई हुई थी, ज़्यादा क्या लेना चाहिए, कम क्या लेना चाहिए, इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहेगा। आप ताकतवर बनेंगे, सुंदर बनेंगे और मजबूत बनेंगे। आपकी पढ़ाई भी अच्छी होगी। तो इन सब सारी बातों का ध्यान में रखते हुए अच्छी प्रकार से आप अध्ययन कीजिए और स्वस्थ रहिए। और एक बात और, यदि इस एजुकेशन प्लेनेट नौहर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इसका लाभ मिले, इसमें उनकी सहायता कीजिए। धन्यवाद।